हेलो दोस्तों, आज मैं पुनः आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की मेहनत कल का तोहफा है। आज जो मेहनत करते हैं वो कल के लिए एक तोहफा है, प्राइज है। पढ़ाई कर लो दोस्त, अभी शानदार मौका है, अभी शानदार मौका है, अभी उम्र है पढ़ने की। अभी यदि सीख लिया तो जिंदगी संवर जाएगी, वरना आगे क्या होगा आप खुद जानते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह यही है, बार बार मैं आग्रह करता हूं कि इस चैनल से जुड़िए, कुछ सीखिए। मैं बार बार करता हूं कि आप कुछ सीखें। सीखेंगे तो आपका, आपके बच्चों का और आने वाली पीढ़ी का एक भविष्य बनेगा। आज हम ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि करीब हर एक प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे किसी भी तरह की परीक्षा हो, उसमें अवश्य पूछे जाते हैं और आपकी जानकारी पर निर्भर करते हैं। आपने यदि आज से देखना शुरू किया तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज का जो वीडियो पिछले वीडियो पर ही आधारित है, पिछले ज्ञान पर ही आधारित है। जैसे कि आज एक क्वेश्चन है आपके बीच कि एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी है और उन विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया जाना है, पंक्तियों में खड़ा किया जाना है। और दिया है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, नहीं, हम एक पंक्ति में खड़ा करते हैं, रो में उसको बैठाते हैं। अब यदि कहते हैं कि एक निश्चित रो है, बच्चे निश्चित है, और एक निश्चित रो यदि बात करते हैं, रो है और उस बच्चे में एक उसकी संख्या निश्चित है। मान लीजिए कि एक रो है और एक रो में बच्चे वाई है, तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक्स वाई हो जाएगी। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, तो जब लड़कों को बैठाते हैं और यदि 3 विद्यार्थी हम अधिक बैठाते हैं तो पंक्ति 1 कम हो जाती है। हाँ, आइए देखते हैं। यदि मान लेते हैं कि पंक्ति कितनी है? x है। माना कि ये क्वेश्चन है आपका, माना कि पंक्तियों की जो संख्या है, पंक्तियों की संख्या हो गई x, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या हो गई y। प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या हो गई y, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई, कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? xy। नहीं, कुल छात्रों की संख्या हो जाएगी आपकी xy। पंक्ति हो गया x पंक्ति है और एक पंक्ति में छात्र बैठ रहे हैं y, तो छात्रों की संख्या xy हो जाएगी। प्रश्न कह रहा है, आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक बैठाए, 3 विद्यार्थी में बैठाते अधिक, यदि पंक्ति में छात्रों की संख्या जो है, छात्रों की संख्या हो जाती है y जोड़ 3, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या हो गई आपकी x। जब अधिक बैठते हैं तो एक पंक्ति कम हो जाती है। ठीक है, एक पंक्ति कम हो जाती है। क्लियर है। अब मान लीजिए कि छात्रों की संख्या हो गई, पंक्ति में छात्रों की संख्या y जोड़ 3 हो गई, पंक्तियों की संख्या 1 कम हो गई, तो छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो छात्रों की संख्या हो जाती है आपकी x - 1 इंटू y + 3 हो जाएगा, क्योंकि पंक्तियों की संख्या इंटू प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या। आइए अब हम लोग देखते क्या है कि अब ये जो है x - 1 इंटू y + 3 जो है आपके xy के बराबर है, क्योंकि ये भी छात्रों की संख्या, ये भी छात्रों की संख्या है। तो प्रश्न से हम क्या देखते हैं? x - 1 इंटू y + 3 इज इक्वल टू xy। x में y को मल्टीप्लाई किया xy, x में 3 को मल्टीप्लाई किया 3x,
-1 में y का तो -1 और -y -+-3 इज इक्वल टू xy। क्लियर है? xy आपने कैंसिल कर दिया, बचा क्या 3x - y बराबर -3 बराबर 0। आइए -3 बराबर 0, यहां से y को हटा देते हैं तो 3x - 3 बराबर क्या हो गया y। ये पहला इक्वेशन हो गया। क्लियर? अब यदि हम लोग दूसरा शर्त देखते हैं, कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यदि पंक्ति प्रत्येक पंक्ति यानी कि रो में विद्यार्थियों की संख्या की छात्रों की संख्या हो जाती है, कह रहा है कि 3 विद्यार्थी कम होते, y जो बैठा रहे y विद्यार्थी, यदि 3 हम कम बैठाते तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो रही है? तो पंक्तियों की संख्या नंबर ऑफ रोज संख्या हो जा रही है 2 पंक्ति अधिक बनती है, यानी कि x+2। क्लियर? यानी देखिए सिंपल सी बात है, यदि मान लीजिए कि एक पंक्ति में हम लोग 12 लड़के बैठा रहे हैं, पंक्ति कितनी है 10, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? टोटल कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं? 10 × 12। अब कह रहा है कि यदि 12 की जगह हम लोग 15 बैठाते हैं तो पंक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब एक पंक्ति में लड़कों की संख्या अधिक होती है तो पंक्ति की संख्या कम हो जाती है, सिंपल वही सी बात है। तो अब विद्यार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? छात्रों की कुल संख्या हो गई x+2 × y - 3, यानी कि प्रश्नानुसार अब ये x+2 × y - 3 जो है, x+2 × y - 3 जो है किसके बराबर है? xy के बराबर है। तो x में y को मल्टीप्लाई करेंगे xy, x में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3x है तो -3x हो गया, 2 में y को तो +2y -6 बराबर xy कैंसिल, -3x + 2y - 6 = 0। अब यहां पर हम समीकरण जो 1 है, ये y बराबर 3x - 3 है y का मान, ये y के मान को यहां रख देते हैं। तो समीकरण 1 से y का मान रखने पर हम क्या करते हैं? -3x + 2 × y की वैल्यू 3x - 3 3x - 3 -6 = 0, या -3x हो गया +2 3 6x हो गया, द्वितीय 6 -6 बराबर 0, 6 में से 3 गया, 3x बराबर 6 -6 क्या हो गया? 12 हो गया, -6 -12 इधर गया +12। x का वैल्यू क्या हो गया? 12/3 3 × 4 = 12। x की वैल्यू क्या हो गई? 4। आइए x की वैल्यू 4 हो गई तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे समीकरण 1 से 3 y बराबर क्या हो गया? 3 × x का मान कितना हो गया? 4। x का मान क्या हो गया? 4 और -3 तो 4 12 -3 तो 12 में से 3 गया 9। ठीक है, अब टोटल विद्यार्थियों की संख्या 9 हो गया, यानी कि पंक्ति कितनी है? 4। एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं? 9। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 9 × 4 बचोगा 36। आइए देख लेते हैं, हमारे पास है 4, इसमें क्या है? पंक्ति है, ठीक है, और एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं? 9। आइए, यदि पंक्ति में छात्रों की संख्या, अब कह रहा है कि यदि छात्र को हम बैठा रहे हैं 3 विद्यार्थी अधिक बैठा रहे तो 9 3 12, तो पंक्ति क्या हो जाती है? 1 कम हो जाती है, तो 1 कम हो जाएगी, जो 4 होती थी 1 कम होगी तो कितनी होगी? 3 पंक्ति होगी, तब बढ़ती आई 36। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आइए, अभी आपने जो क्वेश्चन देखा
ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप इस सवाल को बहुत बेहतर से बेहतर समझिएगा और अच्छा से अच्छा करेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज है। हम त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज का, एक ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं 180 डिग्री होता है। इसके साथ ही इसमें एक रिलेशन दिया है। रिलेशन ये है कि कोण सी जो है, कोण सी जो है वो 3 कोण बी के बराबर है। कोण सी जो है 3 कोण बी के बराबर है और ये इक्वल है 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी के। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो त्रिभुज के तीनों एंगल बताना है कि कितने कितने डिग्री का है। हम इसको बताने के लिए माना कि कोण ए बराबर, माना कि त्रिभुज के कोण, त्रिभुज का एंगल ए जो है वो x है, एंगल बी जो है y हमने मान लिया। तो इसलिए एंगल सी कितना हो जाएगा, चूंकि एंगल सी बराबर 3 एंगल बी है तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 3y। और चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए क्या है, x है, एंगल बी क्या है, y है, और एंगल सी क्या है, 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये x प्लस y या 3y क्या हो गया, 4y बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? या इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं यदि, तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 4y, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब यहां से एक रिलेशन हम लोग ले लेते हैं ये वाला, चूंकि 3 एंगल b इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल a प्लस एंगल b दिया गया है। तो 3 और एंगल b क्या है, y है। ये 2 इंटू एक्स प्लस क्या हो गया, y हो गया। या ध्यान दीजिएगा 3y बराबर 2x प्लस 2y। चलिए इस 2y को इधर लाते हैं, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 2x। 3y में से y गया, 2y गया, y इज इक्वल टू 2x। क्लियर हो गया? अब y x की जो वैल्यू रख देते हैं, तो y या यहां से y की वैल्यू ही रख देंगे यहां पर, तो x की मान निकल जाएगा। चलिए तो ये 2 हो गया, तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए आइए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 4 इंटू वाई की जगह क्या रख दिया, 2x। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 4 दूनी 8x, x आया इधर, तो x प्लस 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 9x बराबर 180 डिग्री हो गया। इसलिए आपका क्या हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री बटा में 9, 9 दूनी 18, 20 डिग्री। x का मान हो गया 20 डिग्री। समीकरण 2 से, बहुत सिंपल है, समीकरण 2 से आपने यहां तक समझ लिया। समीकरण 2 से y बराबर 2x यानी कि 2 इंटू 20 डिग्री यानी कि 40 डिग्री। y का मान 40 डिग्री हो गया। कोण a हो गया आपका 20 डिग्री, कोण y हो गया आपका 40 डिग्री, और कोण c हो गया कितना, 3y। तो 3y यानी कि 3 इंटू 40 डिग्री, 4 3 12 120 डिग्री। आइए जोड़ देते हैं, 20 40 60 और 60 20 कितना हो गया, 180 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत? इस तरह के क्वेश्चन यदि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान, एकदम रिलैक्स रहिए। कोई भी क्वेश्चन जो है टफ नहीं है, क्योंकि हम बना रहे हैं मैथ को बहुत आसान। और देखते हैं क्वेश्चन आपका है 5x माइनस वाई बराबर 5 है।
5x माइनस वाई बराबर 5 है एक समीकरण, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3 है। इसका एक ग्राफ खींचना है, और ग्राफ इस तरीके से खींचना है कि इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है, और इसके बाद जो त्रिभुज बन रहा है उसके क्षेत्रफल का परिकलन करना है। तो सबसे पहले तो ग्राफ खींच लेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए समीकरण 1 से आपका ये 5x माइनस वाई बराबर 5 है। इसके लिए सारणी बनाते हैं, बहुत आसान। यदि मेरा आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने बताया है कि यदि इस दोनों के का जो है कोएफिशिएंट यानी गुणांक का लसा ये है तो आपको मान रखने में बहुत सुविधा होती है, क्योंकि यदि x का मान एक बार 0 रख दीजिए और एक बार y का मान 0 रख दीजिए, तो x का मान 0 रख देंगे तो माइनस वाई बराबर x 0 हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 5, इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। क्लियर है? और y का वैल्यू 0 रख देंगे तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 5x बराबर 5, इसलिए x बराबर 5/5। कोई दिक्कत? एक बार x का मान 0, एक बार y का मान। कब? जब दोनों का गुणांक, यदि दोनों के जो गुणांक है इस गुणांक का लसा यहाँ है तो आप सिंपली कर लेंगे, या दोनों के टेबल में है यहाँ संख्या, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा 5x बराबर 5, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 1। अब दो बिंदु मिल गया तो आपको आलेख खींचने में सुविधा होगी। चलिए दूसरा है 3 समीकरण 2 से 3x माइनस वाई बराबर 3 है। आप इसके लिए भी x और y, एक बार x का मान 0 रखिए, एक बार y का मान 0 रखिए। x का मान 0 रखेंगे तो माइनस वाई बराबर 3, इसलिए y बराबर -3। क्लियर? और यदि y का मान 0 रख दिए तो 3x बराबर 3, इसलिए x बराबर 1। अब इसके लिए आप आलेख खींचते हैं। आइए आलेख खींचते हैं। आइए देखते हैं ग्राफ हम लोग। ये 0 और -5 है, तो 0 और -5 ये बिंदु हो गया, 1 0 आपका ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया 1 0, ये हो गया 0 -5। आइए इससे हम लोग एक सरल रेखा खींचते हैं, मिलाते हैं इसको। ठीक है, बिंदु आइए इससे हम लोग सरल रेखा ये खींच दिया हमने, ये आपका एक सरल रेखा होगा। ठीक है, दूसरा बिंदु है, दूसरा होगा लाइन 0 -3। दूसरा लाइन का जो बिंदु है 0 -3 और 1 0, तो 0 -3 क्या है 0 और -3 यहां पर आ गया बिंदु। 1 0 क्या है यही बिंदु 1 0, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमें एक रेखा ये रेखा हो गई आपकी, ये रेखा हो गई आपकी 0 -3 और 1 0, उसको मिलाने से ए। क्लियर है? अब प्रश्न में पूछ रहा है कि इनके निर्देशांक, ये y अक्ष के साथ, ये y अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये जो आपका ट्रायंगल बना ए बी और ये बिंदु हो गया C, ABC, तो त्रिभुज ABC में, ABC जो भी त्रिभुज हुआ ABC में A बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 1 0 ले लीजिए। जो B बिंदु हो गया, B बिंदु का निर्देशांक हो गया 0 -3 हो गया, 0 -3 हो गया, और C बिंदु का निर्देशांक हो गया 0 -5। अब यदि क्षेत्रफल पूछ रहा है इससे, तो क्षेत्रफल में देखिए आपका y अक्ष के साथ बना है, तो ये आपको बिंदु ये B से C, BC का जो मान हो जाएगा BC बराबर हो गया 2 इकाई। ठीक है, 3 से 4, 4 से 5 2 इकाई है, और यहां से OA ये परपेंडिकुलर है, यहां से देखिए ये जो है इसके आधार पर ये जो बेस है, इस बेस लाइन पर क्या है परपेंडिकुलर है, तो OA बराबर कितना हो जाएगा 0 से 1 यानी कि 1 इकाई। क्लियर है? अब आपको एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा 1/2 इंटू आधार, आधार गुणे ऊंचाई,
तो 1/2 हो गया, आधार क्या हो गया, BC हो गया, BC इंटू ऊंचाई क्या हो गया, OA हो गया। तो इस तरह से 1/2 गुणे BC का मान क्या है, 2 है, OA का मान 1 है, वर्ग इकाई। इस तरह से 2 इकाई 2 1 इकाई 1 वर्ग इकाई, जो इसका एरिया होगा 1 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले इससे बिंदु निकाला, बिंदु निकाल करके x और y अक्ष खींचा, और ये पर बिंदु को डिनोट करके आपने 1 0 यहाँ हुआ, 0 -3 ये बिंदु हुआ x का, 0 y का -3 यानी कि OY डैश पर हुआ, 0 -5 ये, और आपका ये ट्रायंगल बन गया ABC आपका ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और ABC इस तरह का यदि ट्रायंगल आप बनाते हैं, इस तरह का ट्रायंगल रहता है आपके पास, इसी तरह का ट्रायंगल है जिसमें ये है 2 इकाई, और यहाँ पर यहाँ से इसके परपेंडिकुलर डाला गया, इस पर इसके आधार के बढ़े हुए क्षेत्रफल पर ये है वो 1 इकाई। इस तरह से ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, 1/2 गुणे 2 गुणे 1, 2 कट गया, 1 वर्ग इकाई आपका आंसर हो गया। अब क्लियर हुआ? चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? एकदम होते जा रहा होगा, क्योंकि इस द बेस्ट मेथड है यही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, आप अपनी मेहनत करेंगे, एक्स वाई की सिंपली वैल्यू निकालनी है, पी क्यू इसमें से जोड़ दिया गया है। पी और क्यू से घबराना नहीं है, आप विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सिंपली बनेगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको थोड़ा सा लग रहा है कि भारी है, जैसे कि आपका है 7 नंबर क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन, थोड़ा सा बता देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 152x - 378y बराबर -74 और -378 प्लस 152y बराबर -604। एक बार लिख देते हैं हम 152x - 378y बराबर है -74 और -378x प्लस 152y बराबर है -604। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे आसान और सरल विधि है कि आप इसको एक बार जोड़ देंगे, ऐसे बिना कुछ गुणा किए जोड़ देना, क्योंकि ये इंटरचेंज है, इंटरचेंज वाले सवाल में का विधि यही है। आप इसको एक बार जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद एक इक्वेशन मिलेगा, उसको मान लीजिए कि आप 3 नंबर बना लीजिए, चाहे 1 नंबर बना लीजिए, फिर इसको एक बार घटा देंगे, 1 से 2 घटा देंगे, फिर एक इक्वेशन मिलेगा। बहुत सिंपल हो जाएगा, गुणा करने से झंझट से बच जाएंगे, और तब जो दोनों इक्वेशन मिलेगा, अब उसको आप किसी भी विधि से सॉल्व कर देंगे, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से इजीली बन जाएगा, आप लोग अपने से बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। तो सबसे पहले हमें चक्रीय चतुर्भुज को समझना जरूरी है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है भाई? तो वैसा चतुर्भुज जिनके चारों शीर्ष जो है एक वृत्त की परिधि पर स्थित है, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों शीर्ष यदि वृत्त की परिधि पर स्थित है तो चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए ये मान लीजिए कि आपको ये ऐसे है, ऐसे है, यदि इस तरह से है चतुर्भुज तो इसको चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहेंगे, क्योंकि यह जो शीर्ष इसके वृत्त पर स्थित नहीं है। तो जो चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जो कि वृत्त, जिसके शीर्ष जो है एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो, यानी कि वृत्त पर स्थित हो, तो उसको क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। इसका एक गुण और है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी कि अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण क्या होते हैं? 180। सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। यदि मान लीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज है आपका, ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये ABCD, तो कोण A और C जो मिलकर होगा, कोण A प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और B और D, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ये आपका प्रॉपर्टी है, यानी कि इसका गुण है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग ACBD मिलकर के कितने होते हैं? 180 डिग्री। इस तरह से चारों कोण कितने डिग्री हो जाएंगे? 360 डिग्री।
आइए अब हम सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, ये आपका ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण A 4y + 20, B 3y - 5, C -4x और D -7x + 5 दिया है। चूंकि ABCD आइए बनाते हैं, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो इससे हम A और C को लेते हैं, यानी कोण A है 4y + 20 - 4x = 180 डिग्री। अब इससे क्या आ गया, तो -4x, 4y - 4x बराबर 120 - 20। आइए देखते हैं, यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया हमने, y - x = 180 है, 180 - 20 यानी कि 160, या y - x = 160 बटा में 4, 4 का 16, 40 डिग्री, यानी कि y - x बराबर क्या आ गया 40। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। अब आइए फिर देखते हैं हम लोग, चूंकि कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, कोण B क्या है 3y - 5 - 7x + 5 = 180 डिग्री। यहां से 3y - 7x - 5 + 5 कैंसिल हो गया, -5 + 5 कैंसिल हो गया, ये -7x हो गया बराबर 180 डिग्री। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। यहां पर आप क्या करते हैं कि y का जो वैल्यू निकाल लेते हैं, 40 + x, ये हो गया पहला। अब आपको करना क्या है कि अब y की जो वैल्यू है समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 से y का मान समीकरण इक्वेशन 2 में रखने पर रखते हैं, तो 3 × y की वैल्यू है 40 + x -7x = 180 डिग्री। तो ये हो गया 120 + 3x हो गया -7x बराबर 180 डिग्री। आपका हो गया ये 120 डिग्री हो गया, ये 40 डिग्री है, चलिए आपका हो गया। अब 3x - 7x यानी कि -4x बराबर आपका हो गया 180 डिग्री और -120 डिग्री, या -4x बराबर 120 में से 180 गया 60 डिग्री, या x = 60 डिग्री बटा में -4, 15 × 4 = 60, x = -15 डिग्री। अब y समीकरण 2 से समीकरण 1 से अब y बराबर हो गया 40 जोड़ -40 डिग्री जोड़ -15 डिग्री = 40 डिग्री और -15 डिग्री। तो 40 डिग्री में से 15 डिग्री गया 25 डिग्री, y की वैल्यू हो गई 25 डिग्री। अब आइए आपको कोण A निकालना है, एंगल A निकालना है। तो एंगल A 4y + 20 है, 4y + 20 डिग्री है। तो 4y + 20 डिग्री है, तो आपको क्या करना है, 4 × y की वैल्यू क्या है 25 डिग्री, 25 डिग्री जोड़ 20 डिग्री, 25 चौका 100 डिग्री जोड़ 20 डिग्री हो गया, यानी कि 120 डिग्री एक मान हो गया। एंगल B हो जाएगा 3y - 5, 3y - 5 डिग्री है, 3y का मान 25 डिग्री, 3 × 25 डिग्री -5 डिग्री, 25 थी आप 75 डिग्री -5 डिग्री बराबर 70 डिग्री। एंगल C हो गया -4x, -4x डिग्री, 4x बराबर -4 × x की वैल्यू कितना आया, x का मान आया है -15 डिग्री, तो -15 डिग्री, 15 चौका 60 डिग्री हो गया। एंगल D कितना हो गया, -7x जोड़ 5, -7x जोड़ 5 डिग्री है, तो -7 × -15 डिग्री और +5 डिग्री, तो 15 7 75 105 डिग्री,
प्लस 5 डिग्री यानी कि 110 डिग्री। आइए देखते हैं कोण ए और सी 120 60 180, कोण बी और डी 70 और 110 यानी कि 180। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो भी समाप्त हुआ। आपको यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम अभी भी इस दो चर वाले रैखिक समीकरण से है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका उस प्रश्न का सही जवाब आपके तक पहुंचाने का सफल प्रयास करेंगे। इसी के साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। जितना बढ़ाएंगे उतने ही आपको जो है यश प्राप्त होगा। इसी के साथ आज का दिन यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का हम चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।